निज़ाम है रिश्ते का, उसके अंदर एंटी वायरस ज्यादा चलाना शुरू कर देंगे। रिश्ता तो खड़ा ही इत्माद के ऊपर होता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि शक इत्माद का अपोजिट है। तो जो ही आपने शक किया तो एक्चुअली आपने इत्माद को ठेस पहुंचाई। टॉक्सिसिटी होती है वो अपने ही हम एक्चुअली फैला रहे होते हैं। बच्चे आते हैं और बच्चियां आती हैं और आकर पता क्या कहते हैं, जी हमें शक है हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते। नाज़रीन, रिश्ता, मोहब्बत और एतमाद ये वो बुनियादी सतून हैं जिन पर हर मजबूत रिश्ता कायम होता है, मगर जब इन रिश्तों पर शक का साया पड़ता है तो ये सतून हिल जाते हैं, क्योंकि शक एक ऐसा जज्बाती अमल है जो अज़दवाजी ताल्लुकात, दोस्ती, वालिदैन, बच्चों और बहन भाइयों के भी रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। ये सिर्फ एक ख्याल और एहसास नहीं, बल्कि कभी कभार ये रिश्तों के ताने बाने भी तोड़ देता है और कभी कभार ये ताल्लुकात की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि रिश्तों में शक की वजूहात क्या हैं, और क्या ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है या फिर किसी ज़हनी बीमारी की अलामत है? क्या शक पर काबू पाया जा सकता है? क्या थेरेपी के जरिए शक को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात डॉक्टर काशिफ फराज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि रिश्तों में शक पैदा होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं, और आगे चलकर यही शक रिश्तों के लिए ज़हर कातिल किस तरह से साबित होता है? जी, बहुत अच्छी बात। रिश्तों पर आने से पहले देखना पड़ेगा शक है क्या। शक के बारे में साइकोलॉजी कहती है कि शक दिमाग का एंटी वायरस है। ये जदीद जनरेशन को समझाने के लिए कि जैसे अपने मोबाइल टैब में या अपने लैपटॉप में ये एंटी वायरस चलाते हैं, लेकिन वही एंटी वायरस अगर पूरे सिस्टम के ऊपर काबू पा ले तो फिर आपका सिस्टम या तो बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये भी ऐसा एंटी वायरस है कि उस वक्त तक तो बहुत अच्छा है जब तक ये पॉजिटिवली काम करता रहे। जो ही ये ओवरकम करता है आपकी पर्सनैलिटी को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, तो ये एक्चुअली एक ऐसा अलार्म है, सिग्नल है कि अगर आप इस अलार्म को पॉजिटिवली नहीं लेंगे तो ये इतना बचता रहेगा कि आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी सोशल, आपकी इमोशनल, आपकी जो फिजिकल और आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, पांचों हेल्थ को तबाह करके रख देगा। तो इस वायरस को संभालना ही सबसे बड़ा काम है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपने बड़ा एक तो मिसाल आपने बड़ी अच्छी दी है, मैं ये जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, और फिर आपने बड़ा अहम नुक्ता इसमें किया कि खाली रिश्ते नहीं, जी स्पिरिचुअली भी। जी स्पिरिचुअली भी, इसलिए कि देखिए अल्लाह पे शक, अल्लाह कुरान में कहता है ना, वसवसे डालने वाले, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिक इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल, जो दिलों में शर डालते हैं, वसवसे डालते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा में आयत 2 और 5 में कहता है ला रैब, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह सूरह हुजरात में कहता है जाके आयत नंबर 6 में। तो कुरान मजीद में 15 से 20 जगह डायरेक्ट शक का लफ्ज है, 50 से 60 जगह उसकी बकायदा यानी उसके मीनिंग या उसकी कैनोटेशन ऑफ द वर्ड है। तो अल्लाह पे शक, ये भी तो रूहानियत है। अल्लाह के नबी के लाए हुए इखलाक के ऊपर, सीरत के ऊपर शक, तो रूहानी भी उसके अंदर पहलू आ जाए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि रिश्तों के अंदर शक, देखिए ये वही है कि अगर आप एक निज़ाम है रिश्ते का, उसके अंदर एंटी वायरस ज्यादा चलाना शुरू कर देंगे, हर बात पे शक करेंगे, तो रिश्ता तो खड़ा ही इत्माद के ऊपर होता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि शक इत्माद का अपोजिट है। तो जो ही आपने शक किया तो एक्चुअली आपने इत्माद को ठेस पहुंचाई। रिश्ते तो इत्माद के ऊपर खड़े होते हैं, चंद बोल के ऊपर तो नहीं खड़े होते कि आपने एक पेपर के ऊपर लिख दिया कि ये मेरी बीवी है तो वो आपका रिश्ता हो गया। उसके अंदर जो मेन चीज है वो तो इत्माद है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, मौलाना रूमी से उसने कहा क्या दरिया का पानी मेरी प्यास बुझा देगा? मौलाना रूमी ने कहा प्यास पानी नहीं बुझाता, इत्माद बुझाता है। तो रिश्ता तो इत्माद पे खड़ा है, उसकी प्यास तो तब बुझेगी अगर आप शक को छोड़ के इत्माद करेंगे रिश्ते के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन एक सिचुएशन की अभी हम बात करते हैं, अमूमन हमने देखा है कि जो लोग शक करते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता कि वो कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए। मन ही मन में वो उनसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जो शक का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, बात बात पे टोक रहे होते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर, अपनी बीवी पे कहीं ना कहीं, या बीवी अपने हस्बैंड पे कर रही होती है, तो उस आदमी को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। तो किस तरह हम, और जब आप उनको पिन पॉइंट करो तो भी खतरा है, रिश्ता तब भी खतरे में है, तो कैसे इस कंडीशन को हम कर सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहली बात तो इसको 2 जगहों पे तकसीम कर लेते हैं। पूरी वर्ल्ड में जहां जहां आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सस्पिशियस कहें, डाउट कहें, इसको जो भी कहें, इसके ऊपर 2 दुनिया की बड़ी किताबें हैं। एक इमाम गजाली की किताब है शक से यकीन तक का सफर, एक डॉक्टर अलेक्जेंडर की किताब है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने जो बात की, जो अभी आपने फरमाई है कि टॉक्सिक, वो कहता है जिस इंसान के अंदर जितनी कमी होती है
उस कमी का अपोजिट करने के लिए वो उतना ही शक करता है। यानी जो मैं शक कर रहा होता हूँ बेसिकली मेरे अपने अंदर की डेफिशिएंसी है, मेरे अंदर के इश्यूज है, मेरे अंदर के प्रॉब्लम है, जिसे मैं खुद पे तो नहीं तारीख करना चाहता या मानना चाहता, वो मैं आप पे डाल दूंगा कि क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ रखा है, लिहाजा आपके अंदर भी होगा। सो जो टॉक्सिसिटी होती है वो अपने ही हम एक्चुअली फैला रहे होते हैं। अब आपने जैसे कहा कि जैसे पॉइंट आउट करें, देखिए ऐसे ही है ना, जैसे मैं अपनी कमी खुद को बताना नहीं चाह रहा, आप मुझे मेरी कमी बता रहे हैं, जब मैं खुद से ही मुखलस नहीं हूं तो आपकी बात मुझे क्यों अच्छी लगेगी, मैं क्यों पॉजिटिवली लूंगा उसको, मैं तो उसको और नेगेटिव कि मैं सोचूंगा इसको पता चल गया मेरी कमी का, कमी छुपाने के लिए तो मैं शक कर रहा था, यानी मैं अपने डेफिशिएंसी को हाइड करने के लिए तो आप पे शक कर रहा हूँ, आपके रिश्ते पे शक कर रहा हूँ। अब जब आपने ही पॉइंट आउट कर दिया तो मैं सोचूंगा मेरी टॉक्सिसिटी का, मेरी कमी का, मेरी डेफिशिएंसी को पता चल गया, तो अब तो मैं बिल्कुल ही ओपन हो गया हूं, तो मैं उस शख्स को कभी पसंद, इसी वजह से जो ही आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक नफ्सियाती पहलू भी है। जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां शक की वजह से हैं, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इनमें जब आप क्लाइंट को अपने क्लिनिक में कहते हैं ना कि ये वहम है आपका, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं। वो कहते हैं इनको तो पता चल गया कि मुझे इशू ही कोई नहीं, क्योंकि पता उनको भी होता है कि इशू कोई नहीं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएट किया होता है। तो हम भी एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं सो दैट उसे ओवरकम कोई ना करे, हमें बताए ना। और एक शक करने वाला शख्स उस वक्त बड़ा ही खुश होता है जब उसके शक को आप यकीन समझ लें, उसके लिए हैप्पीनेस की इंतहा होती है। मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, जब वो हमें कहते हैं कि मुझे एक रोजाना सुबह आकर कुछ जगाता है और वो जगाने वाली बड़ी खूबसूरत लड़की है, और हम उसे कहेंगे अच्छा, तो वो बहुत इंजॉय करता है। अगर जब हम कहते हैं नहीं ये आपका वहम है, वो कहता है डॉक्टर साहब नहीं आपको नहीं समझ आनी मेरी बात। तो शक को वो मनवाना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये फिर नफ्सियाती मसला है, कोई ज़हनी बीमारी है, और जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि फिर एक आम शख्स किस तरह ये अंदाजा लगा सकता है कि ये जो एंटी वायरस है इसने मेरे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए जैसे मैंने कहा कि दो किस्में, एक है हेल्दी डाउट जो साइंस में और तहकीक में जरूरी है, अगर वो नहीं हम करेंगे तो हम तो साइंटिफिक इजादात ही नहीं कर सकते, मैं कोई थ्योरी ही नहीं कायम कर सकता, मैं कोई ऐसी चीज नहीं लेके आ सकता सामने, दरियाफ्त नहीं कर सकता जिसमें मैं शक ना करूं। ये बहुत हेल्दी है, इसकी जरूरत है। एक है डिस्ट्रक्टिव, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। डिस्ट्रक्टिव जो है वो वाकईतन आपकी बात ठीक है, एक नफ्सियाती बीमारी है, समाजी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, जिस्मानी और जहनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी, पांचों तरह की ये बीमारी है। अब देखना ये होता है कि जो शक करने वाला है वो इन पांचों में फॉल कहां पर करता है। हम ऐसे हमारे नफ्सियात कहते हैं कि इन पांचों की जड़ें नफ्सियात के अंदर हैं। कहीं बचपन में आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए, माजी का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, कहीं ना कहीं आप ऐसे परेशान हुए, कहीं ना कहीं ऐसे दुख मिले, कहीं ना कहीं ऐसी आपको एनवायरनमेंट या माहौल मिला, महरूमियाँ हैं आपकी, मसाइल हैं आपके, भूख है आपकी, गुर्बत है आपकी, अच्छा सलूक ना होना आपका, रिश्तेदारों के साथ आपको रिजेक्शन मिलना, कहीं फादर रिजेक्टिव बिहेवियर, मदर एक्सेप्टिंग बिहेवियर, ये भी होता है। माएँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, बाप बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, अपोजिट भी हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट भी आ रहा है, आजकल बाप बहुत अटैच है, माएँ बहुत दूर रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक शख्स के अंदर शक की फिजा पैदा करती हैं। उस वक्त आपकी बात ठीक है, जब इस तरह का माहौल हो और वाकई उसको नफ्सियाती हेल्प चाहिए हो, तो वहाँ माहिर नफ्सियात की मदद की बहुत ज़रूरत होती है। अब माहिर नफ्सियात क्या करेगा, वो कभी भी उसको फौरी तौर पे शक को ख़त्म नहीं करेगा, उसे डिल्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं कोशिश करूं कि आपका शक ख़त्म करने बैठा हूं तो मैं आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। मैंने आपके अंदर से शक पैदा हुआ है। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं अगर मेरा दिमाग मुझे शक्की कर सकता है तो मेरा ही दिमाग मुझे ठीक भी कर सकता है। तो एक्चुअली मैंने सीबीटी में क्या करना है, सीबीटी एक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें मैंने क्या करना है कि आपको जिस तरह की फिजा में शक कर रहे हैं उससे अपोजिट फिजा देनी है ताकि आप शक दूर कर सकें। फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। तो वो आप थेरेपी उसकी करें, काउंसलिंग करें, मेडिटेशन करें, टैपिंग करवाएं, अरोमा थेरेपी, ये कई तरीके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मसला जो है डायल्यूट हुआ वक्ती तौर पर और फिर दूसरी सिचुएशन के अंदर दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो उस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आपकी बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन इस लिहाज से कि जब हम उन पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं तो महीने 2 महीने बाद दोबारा वो आ जाते हैं, उसे हम रेजिड्यूअल टाइप कहते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि दोबारा वही इन्वायरमेंट वो ऑप्ट कर लेता है जिस इन्वायरमेंट की वजह से वो वायरस को चिमटा होता है। तो इसके लिए हम जब उसको ठीक करके भेजते हैं उसे एक बात कहते हैं कि अपनी इन्वायरमेंट बदलो। एक बहुत खूबसूरत इटली की रिसर्च है दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन ये कहते हैं कि आप जो सोच रहे होंगे और जो कर रहे होंगे
वो बिना सोचे और किए मुझ पर असरअंदाज हो जाएगा, मेरे मिरर न्यूरॉन। यानी कि मैं किसी को करते देखकर भी उस तरह का सोचना और करना शुरू कर दूंगा, चाहे इनके साथ ये बीत रही है तो मेरे साथ भी, जिसको एम्पैथी कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी पे ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जरा हमें ये भी बता दें, बल्कि सवाल नहीं, आपका एक्सपीरियंस, हम जो आपके जो माशाल्लाह करियर के दौरान आपने कोई इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करें कि महज मामूली से शक की बिना पर आपने कोई बहुत बड़े नुकसान होते हुए देखे हो, क्योंकि लोग इनसे सीखते हैं इस तरह की स्टोरी से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मियाँ बीवी के दरमियान शक, और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान शक, बहन भाइयों के दरमियान शक, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिश्ता था। बच्चियां आती हैं, टीचर आते हैं, टीचर आकर कहते हैं जी फलां फलां बच्ची जो है वो मुझे इस तरह से मैसेज कर रही, वो सारे और सारा शक होता है, वो ख्याल होता है उनका, सिर्फ वहम होता है उनका। बच्चियां भी कह रही थी हमारे टीचर जो है वो हमें नंबर देने के लिए ये कह रहे हैं। जब हम उसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सारा शक है। जो आपने मिसाल दी, ऐसी ऐसी ख़वातीन आकर कहती हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो पहले अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, परफ्यूम नहीं लगाता था, हंसता नहीं था, अब जी वो चेंज हो गया अगर है, उसने खुद को बदल लिया तो ये भी नुकसान तो ये भी नुकसान है। अच्छा, जब हस्बैंड से हम बात करते हैं, क्योंकि हम फैमिली थेरेपी, तो वो कहता है कि सर मैं अब जाता हूँ किसी जगह काम पे, मेरा काम बड़ा है, तो मैंने देखा मुझे अच्छा लिबास पहनना है, अच्छे लोगों से मिलना है, पहले मेरा बिजनेस इतना नहीं था, अब मेरा बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो सर मैंने चेंज किया। ये कहती है नहीं वो दफ्तर में है। सर उसकी वजह से बाकायदा डिवोर्स होने के बाद हमारे पास लोग आए। जब हमने उनसे कहा कि आपने डिवोर्स देने से पहले क्यों नहीं हमसे बात की, उन्होंने कहा डिवोर्स देने के बाद एहसास हुआ हमें कि हम तो बहुत गलत फैसला। वो शुक्र ये है कि 3 माह से पहले वो आ गए और उसको रुजू करने गुस्से में, जज्बाती सूरत हाल में वो चीज आपने कर दी। यहाँ तक भी हुआ, आप हैरान होंगे जो आपने कहा छोटी सी बात, इस बात के ऊपर बीवी को डिवोर्स दे दी कि शादी में तुम मेरे कजन से हंसकर बात कर रही थी। ओह माय गॉड। अच्छा, उसने कहा मैं सबसे हंसकर बात कर, उसने कहा सबका मसला नहीं, उस कजन का इसलिए मसला कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे घर आया था तो इसका रिश्ता भी आया था, तुम उससे हंस के बातें कर रही हो। तो वो जब उसको डिवोर्स दी तो वो खातून नफ्सियाती मरीज हो गई। वो आई और उसने कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, इसमें से मेरा कोई तल्लुक नहीं उसके साथ था। मैंने कहा अब मुझे अब बताइए कि आपने डिवोर्स ले लिए, अब आप आई हैं, अब उसको ठीक कर। उसने कहा सर मुझे ये इशू नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं रहा, मुझे इशू ये है कि उसका शक खत्म होना चाहिए। उसने इस इल्जाम पे मुझे क्यों छोड़ा। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें। बच्चे आते हैं और बच्चियां आती हैं और आकर पता क्या कहते हैं, जी हमें शक है हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, मेरे फलां बहन भाई से बहुत करते हैं। अब होता क्या है, वो बहन भाई हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई एंकर हो, कोई मशहूर, एक बच्चा जो है वो नहीं, तो वालिदैन का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। डॉक्टर साहब ये जो भी आपने बात की ना, बच्चों और वालिदैन के दरमियान भी शक पाया जाता है, डेफिनेटली ये बड़ी नई बात है और बहुत ही पेचीदा भी है, दुख भरी बात भी है। मियाँ बीवी का तो चलो समझ आता है कब से चला आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें कॉन्सेप्ट दिया, नफ्सियाती बीमारी को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ जहनी बीमारी भी हमारे साथ डिस्कस की।